हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान के हिंदी क्लास में। और आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने डाला था शब्द और अर्थ और वाक्य रचना का, उसमें बहुत प्यार मिला आपके द्वारा, और उसी तरह हम चाहते हैं कि इसमें भी आपका प्यार मिले और जिस तरह से कंपटीशन लेवल का हर एक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, ठीक है। और बहुत जल्दी हम इतिहास का वीडियो बनाने वाले हैं और इस तरह से ही अब इसका अगला वीडियो, आज का वीडियो है वर्ण विचार के बारे में और इसका अगला वीडियो होगा रस, ठीक है। रस में बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। आप लोग ट्रिक पर चले जाते हैं और उसमें हम ट्रिक भी बताएंगे और पूरी तरह से उसको डिफाइन यानी कि पूरी तरह से परिभाषित करेंगे, ठीक है। ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से जो है उसको 4 लाइन में पूरा रस याद किया जा सकता है, ठीक है। पूरा अलंकार एक कविता के द्वारा याद किया जा सकता है और आपको हम बताएंगे जो है पूरा डेफिनेशन, पूरा परिभाषा, ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार के बारे में, ठीक है, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल आप इसको जो है फॉरवर्ड भगाएंगे नहीं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और सबसे पहले निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा जो भी वीडियो हम डालें और इसके जो मतलब बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिसके द्वारा जो भी वीडियो डालें जो कि आपके लिए उपयोगी हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख करके अपने उपयोग में ला सकें, ठीक है। चलिए हम इसको यहीं पर शुरू कर देते हैं। आज का वीडियो है वर्ण विचार। वर्ण जहां से हिंदी भाषा का शुरुआत हुआ और जिसके द्वारा हमने इसका बोलना, लिखना और पढ़ना सीखा, ठीक है। हम उस वर्ण से शुरू करेंगे आज। वर्ण क्या होता है आपको बता दें कि बोलने की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और जो वर्णों का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। वर्णमाला को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। इसको हमने बताया था। वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कई मतों के द्वारा बताया गया है। किसी में बताया गया 45, किसी में 46, किसी में 50। लेकिन आज हम आपको यह भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, ठीक है। टोटल जितने वर्णमाला हैं कुल मिलाकर कितना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे अनुसार 52 वर्ण हैं। मैंने उसमें महत्वपूर्ण एक साइड में लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण में जो है ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो वहां पर हमने क्या लिख दिया है? 52 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहीं पर शुरू कर देते हैं और इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। और आज हम आपको बताएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि मुंह के किस भाग से वर्ण को हम उच्चारित करते हैं। और अघोष सघोष भी बताएंगे, अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बताएंगे, लुंठित वर्ण क्या है और पार्श्विक वर्ण क्या है, पार्श्विक व्यंजन कौन है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, ये भी बताएंगे आपको। और स्वर के बारे में पूरी तरह से, व्यंजन के बारे में पूरी तरह से, यानी कि एक एक वर्ण के बारे में, एक एक अक्षर के बारे में हम आपको बताएंगे। और आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया है, एक स्वर हो गया है और एक व्यंजन हो गया है, ठीक है। इसको हम वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। फिर हम अभी इसके पहले जो वीडियो बना था वाक्य विचार का था, जिसमें हमने वाक्य और शब्द के बारे में पूरा बताया। और ये वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर को 2 भागों में बांटा गया, हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। हृस्व स्वर में क्या है कि जो अचानक जल्दी से, जैसे आ इ उ री, है ना, क्या हो गया यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आ इ उ री, यानी कि इसमें क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? हृस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? आ इ उ ए ओ औ, ठीक है ना। देखिए आ, तो ये आ होता है आपका, ये आ। जल्दी से हमने छोटा आ को जल्दी बोल देते हैं और बड़ा आ को बोलने में समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ यानी कि समय ज्यादा, इसलिए इसको क्या बना दिया गया? दीर्घ स्वर बना दिया गया, ठीक है। स्वर कितने भाग के? स्वर के कितने भाग हो गए? हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर में कितने स्वर हैं? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हो गए। और दीर्घ स्वर में है बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। और अगर कोई कहे कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो स्वर की कुल संख्या है 7 और 4 11। कितने हैं? 11 हैं स्वर। अच्छा, अब लास्ट में आप कहेंगे सर इसमें तो पहले हमको पढ़ाया गया 13 थे, अंग और आहा। तो अंग और आहा जो है वो अयोगवाह वर्ण है, उनको हम स्वर की संख्या में नहीं लाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास प्रश्न आ रहा है कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप कितने लगाएंगे? 11। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एक री की आपको हम बता दें। देखिए जो री लिखा जाता है, ठीक है, जो री लिखा जाता है ये स्वर है, ये स्वर है, यानी कि जो देखने में पढ़ने में ये स्वर है, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो ध्यान दीजिए इस तरह से री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। इसलिए पढ़ा तो ये व्यंजन जाता है लेकिन लिखा क्या गया है? लिखा ये स्वर गया है, ठीक है। तो री के बारे में आपको हमने बता दिया। और
इस चीज को बढ़िया से आप नोटिस भी करते रहेंगे और घर बैठे हैं तो कॉपी कलम उठा करके नोट्स इसका बनाते रहिए, ठीक है। उसके बाद व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन कितने हैं, जो भी हमारे मतलब मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजन 5 प्रकार से बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होते हैं। देखिए यहां से यहां तक लिख दिया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कितने कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 5-5 अक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो 5 से 5 में गुणा कराएंगे 25, यानी कि आगत स्वर आपके स्पर्श स्वर कितने होते हैं, यानी कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक स्पर्श स्वर हो गए, तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। और उसमें ड़ा और ढा, ये दोनों ड़ा और ढा, ठीक है ना, ड़ा और ढा ये दोनों भी जोड़ दिए जाते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो 25 दो कितने हो गए, 27 हो गए। ये कैसे स्वर हो गए, स्पर्श स्वर हो गए, यानी कि इनको जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीभ है हमारे अंदर के मुंह को स्थान को कहीं ना कहीं मुंह के किसी न किसी स्थान को टच करती है, ठीक है। इसलिए हमको क्या हमने इसको क्या बोला, स्पर्श व्यंजन, यानी कि जीभ क्या कर रही है, हमारे मुंह में जो जीभ लगी हुई है ये जीभ कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी स्थान को टच करती है, यानी कि मुंह के अंदर किसी न किसी स्थान को टच करती है, जिसके द्वारा स्पर्श होता है उस स्थान से और जीभ का, तो हमको इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन है या रा लावा, या रा लावा। देखिए या रा लावा आप जब पढ़ेंगे तो जीभ अपनी जगह पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ तरह से कहीं जीभ टच नहीं होती है, या रा लावा, ठीक है। तो क्या हो, कहीं टच नहीं हो रही है तो इनको हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन क्या है, बड़ा सा, चुरवा सा, छोटा सा हा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इन व्यंजन को बोलते हैं तो मुंह से हमारे हवा निकलता है, क्या निकलता है, हवा में निकलता है और रगड़ पैदा होता है, ठीक ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आगत स्वर, आगत व्यंजन क्या होता है, आगत व्यंजन इसका ज्यादातर हम उर्दू लफ्ज में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जा और फा, जा और फा, इसका हम कहां उपयोग करते हैं, उर्दू लफ्ज में ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, जा और फा। संयुक्त अक्षर, ऐसे अक्षर जो 2 से ज्यादा अक्षरों से मिलकर के बने हो, 2 से ज्यादा वर्णों से मिलकर के बने हो, इन सब वर्णों को आप ध्यान देंगे तो जो व्यंजन में वर्ण है, सबसे बड़ी बात, हम अगर स्वर की बात कर लें तो स्वर में जितने भी वर्ण हैं वो सिर्फ अकेले एक ही वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं, किसी और सहायता से नहीं बने हुए हैं। और वर्ण में जितने व्यंजन बने हुए हैं वो स्वर की सहायता से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हम का कहते हैं तो देखिए का, क क्या हो जाता है, क, तो क भी लगा है, इसमें का भी जुड़ा है और प्लस आ भी जुड़ा हुआ है, तब क्या बना है, का बना है। तो क्या होता है, क, देखिए लास्ट में पढ़िए क, तो का के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, आ भी पढ़ रहे हैं, ख, या के साथ फिर आ पढ़ रहे हैं, र के साथ आ पढ़ रहे हैं, यानी कि इन सब में क्या क्या जुड़ा हुआ है, छोटा आ सब में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी 2-2 वर्ण इसमें जुड़े हुए हैं, कितने वर्ण जुड़े हुए हैं, 2 वर्ण, यानी कि का के साथ क्या जुड़ा हुआ है, का और आ, तो क्या हो गया, का, 2 वर्ण जुड़े हुए हैं, एक और दूसरा वर्ण, ठीक ना। लेकिन जब हम संयुक्त अक्षर की बात कर लें तो संयुक्त अक्षर में एक वर्ण के साथ 3-3 वर्ण जुड़े हुए हैं। कितने वर्ण जुड़े हुए हैं, 3-3, यानी कि कई अक्षरों कई वर्णों का मेल है, इसलिए इसको क्या कहा गया, संयुक्त अक्षर कहा गया। जैसे अगर छा की बात कर लें तो छा में का प्लस शा और प्लस आ, ये 3 चीज जुड़ी हुई हैं, तब जाकर क्या बना, छा बना, ठीक है दोस्तों। इस तरह ता है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा भी है, ठीक है, यानी कि इनको इस तरह से विभाजन किया गया है, ठीक है। अब देखिए किस अक्षर को कहां पर कैसे टच होता है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सा मुंह का भाग बोलता है, महत्वपूर्ण में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगत स्वर कौन सा है, अ है। अगर आ लिखा हुआ है और आपके आ के ऊपर आप चांद बना रहे हैं तो कौन सा स्वर होगा, आगत स्वर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये कैसा है, अग्र स्वर है। मध्य स्वर की बात की जाए, अभी सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं दोस्तों, मध्य स्वर की बात की जाए तो छोटा आ मध्य स्वर होगा। पश्च स्वर की बात किया जाए तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये कैसे स्वर हैं, पश्च स्वर हैं। समृद्ध स्वर की बात की जाए तो छोटी ई मतलब बड़ी ई और छोटा ऊ समृद्ध स्वर है, और अर्ध स्वर की बात की जाए तो छोटी ई और छोटा ऊ अर्ध स्वर हैं। क्यों है, क्योंकि इनसे इन्हीं के जुड़वा बने हुए हैं, ठीक है, इन्हीं से इन्हीं के जुड़वा बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समृद्ध स्वर और अर्ध स्वर के बारे में जानकारी हो गया। उसके बाद लुंठित व्यंजन कई बार आया हुआ है, यूपी SSS के कई एग्जाम में आया हुआ है कि लुंठित व्यंजन क्या है, और इस बार यानी कि इसके पिछले साल जो है कोरोना के पहले जो आया था, यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उसमें लुंठित व्यंजन आया था। लुंठित व्यंजन रा है दोस्तों। पार्श्विक व्यंजन क्या है, एक ही व्यंजन है, ला है, इसको याद कर लें।
उत्क्षिप्त व्यंजन क्या क्या है, ड़ा और ढा हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनको भी याद कर ले दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए लिखा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 52 है, जो कि आप इन सभी वर्णों की संख्या को लेकर के जोड़ दीजिए, ये 52 वर्ण हो जाएंगे। 6 वर्ण किसके योग से बना है, ये सब आए हुए हैं प्रश्न, इनको इसलिए इसमें लिख दिया गया है। 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो का, शा और आ, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सिर्फ का और ये शा, इन दोनों को जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ देंगे तब भी सही, अगर ये आया है तब भी सही है, इसको आप टिक कर देंगे। अयोग वर्ण कौन कौन से हैं, अंग और अ, जो कि किसमें स्वर में नहीं जोड़े जाते। नासिका से व्यंजन कौन कौन है, तो जो आपके ये का से लेकर के पा वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ये सभी नासिका से व्यंजन है, जो कि नाक के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। अंगा, इयाणा, ना, मास किसके द्वारा बोला गया, नाक के द्वारा बोला गया। ये सभी कैसे व्यंजन है, नासिका से व्यंजन है दोस्तों। उसके बाद कंठ के द्वारा कौन कौन सा व्यंजन बोला जाता है, कंठ यानी गले के द्वारा, तो क, ख, ग, घ, अंगा। देखिए आप बोल रहे हैं जीभ आपका ऊपर है, और किससे, कंठ से, यानी गले से आवाज निकल रही है, ये कंठ व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। कई बार एग्जाम में अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण याद करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अघोष की अगर बात कर ली जाए तो जो है का से लेकर के पा वर्ग में पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी आप याद कर लीजिए, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, यानी कि आप ऐसे याद कर ले सकते हैं 1 और 2 नंबर, ठीक है। एक वर्ण, इसको मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण आप याद कर लीजिए, ये आपका अघोष हो जाएगा, यानी कि का, चा, टा, ता, पा अघोष है, खा, छ, ठ, थ, फ ये भी अघोष है। सघोष की बात कर ले तो सघोष में आप 3, 4 और 5 याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण याद कर लीजिए, यानी कि ये सारा सघोष व्यंजन है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, अघोष याद करना हो प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण याद करो, सघोष याद करना हो तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण याद करो, ठीक है। इसके बाद आपको महाप्राण और अल्पप्राण याद करना है। तो अगर आपको महाप्राण याद करना है, ठीक है, आपको महाप्राण याद करना है तो द्वितीय वर्ण और तृतीय मतलब चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण याद कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और अल्पप्राण याद करना हो, विषम जगहों को याद कर लीजिए, आपका अल्पप्राण हो जाएगा, यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम, इसको याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, और द्वितीय और चतुर्थ क्या हो जाएगा, महाप्राण। ऐसे ही आप देख लीजिए 1, 3, 5 याद करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण, यानी कि एक लाइन में जितने वर्ण आने वाले हैं, तीसरे में जितने वर्ण आने वाले हैं और पांचवें पंक्ति में जितने वर्ण आने वाले हैं, इनको याद कर लीजिए, ये आपका अल्पप्राण हो गया। महाप्राण की बात कर ले दोस्तों, दूसरे वर्ण में यानी कि दूसरी पंक्ति में जो जितने वर्ण आने वाले हैं उनको याद कर लीजिए, और चौथी पंक्ति में जितने वर्ण आने वाले हैं उनको याद कर लीजिए, या वो क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ठीक ना। अब चलिए आपको हम बता देते हैं व्यंजन का उच्चारण स्थान, बहुत ध्यान से आप देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार आता है कि कौन कौन से उच्चारण स्थान व्यंजन के उच्चारण स्थान हैं, ठीक है। कौन कौन से जो है, जो भी लिखे गए हैं वो व्यंजन के उच्चारण स्थान है, मतलब कौन कौन से व्यंजन किस किस मुंह के किस किस भाग से बोले जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद करते रहिए और लिखते भी रहिए, लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा नोट्स बनता रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में और आगे जाकर के याद करने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए हमको बता दें, कंठ यानी कि कंठ होता है, क्या होता है, कंठ होता है यानी कि गला, कंठ यानी कि गला, गले से कौन कौन सा व्यंजन बोला जाता है, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि कंठ से कौन कौन सा यानी गला से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो इसको संस्कृत बोलते हैं कंठ, क्या बोलते हैं, कंठ, ठीक है। और हिंदी में आप कहते हैं कंठ यानी कि गला, कंठ यानी कि गला। इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो देखिए कंठ से अभी हमने बताया, कंठ से कौन कौन से वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा, क्या हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। अब तालव्य की बात कर लें, तालव्य, तालव्य यानी कि तालु, तालु की बात कर लें तो तालु यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी कि जब आपका जो मुंह है, इस तरह का जो मुंह है, जो आपकी जीभ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मुंह है, यहां पर आपके दांत हैं और ये आपकी जीभ है, ये भाग, जो ये भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तालु बोलते हैं। जो वाला भाग है जहां पर जो है जीभ टच करती है ऊपर, तालव्य, उसको क्या बोलते हैं, तालु। तालु से कौन कौन सा बोला जाता है, तो ध्यान दीजिए, आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं, क्या है, चा, लड़ गया, छा, लड़ा दोस्तों, जा, लड़ा कि नहीं लड़ रहा, जा और जा लड़ा, झा, बोलिए लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, यहां लड़ा कि नहीं लड़ रहा दोस्तों। तो ये जब लड़ा तो ये सब किससे हो गया, तालु से हो गया, किससे हो गया,
तालु से बोला गया, च छ ज झ इया, ठीक है। इया जब आप बोलेंगे तब भी जाकर के जीभ क्या होगी, गहरी होगी, लेकिन जीभ का जो किनारे किनारे वाला हिस्सा होगा वो कहां, तालु पे जाके टच करेगा। मूर्धन्य की बात कर लें, मूर्धन्य की बात कर लें, इसको हम मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। मूर्धा कहते हैं दोस्तों मुंह के छत की अगला भाग, अगला मतलब ये देखिए, ये आपका दांत है ऊपर से और यहां टच करता है, जीभ कहां टच करता है, यहां टच करता है, इस अगले भाग पर जीभ टच करता है। इस दांत, ये जो दांत है आपके, इस दांत के जो सामने वाला भाग होता है इस पर जीभ टच करता है। क्या देखिए, दांत से टच कर रहा है, टा टच किया, ठा टच किया, डा टच किया, ढा टच कर रहा है दोस्तों। देखिए डा 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 ढा ड़ा और ड़ा टच कर रहा है ना। देखिए मुंह के अगले भाग पर डायरेक्ट फेस कर रहा है, ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है, टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। यानी कि मुंह की छत का अगला भाग और मुंह की छत का पछला भाग, अगला भाग यहां टच हुआ और पछला भाग कहां, तालु में टच हुआ। यानी कि जहां पछला भाग टच कर रहा है उसको हम तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और अगले भाग को क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, दांतों से दंत की बात कर लें, दंत की बात कर लें। अब दंत में क्या क्या होता है, दंत से कहां कहां, दांत, दांत यहां दांत लिख दे, ठीक है। दंत का मतलब होता है दांत। दांत किस किस से टच होते हैं, तो दांत से टच होने वाले अक्षर चलिए कर लेते हैं। यहां पर लिखिए ता, था, दा, धा, ता था दा धा ना, किससे टच हुए भैया, दांत में टच हो रहे हैं। पढ़ रहे हैं आप, ध्यान से पढ़िएगा, टच होंगे एक एक अक्षर। ता दांत से टच हुआ, था दांत से टच हुआ, दा दांत से टच हुआ, धा पढ़े दांत से टच हुआ, ना पढ़िए दांत से टच हो रहा है। तो ता था दा धा ना किससे टच हो रहा है, दांत से। ये किससे बोला जा रहा है, किसकी सहायता से, दांत। और एक चीज जान ली, दांत नहीं रहेगा तो बोल नहीं पाएंगे, त था दा धा ना, कहीं और जाकर टच होगा, आवाज कुछ और निकलेगी। इसलिए जब इंसान बुढ़ा हो जाता है और वो जब दांत नहीं रहता तो इन अक्षरों को सही से बोल नहीं पाता है, ठीक है। अब चलिए ओंठ की बात कर लें, जहां पर हमारे दोनों ओंठ टच होते हैं इसको हम बोलते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, जहां पर दोनों ओंठ टच होते हैं। तो ओंठ की बात कर लें हम, ओंठ की बात कर लें तो ओंठ में कहां कहां दोनों ओंठ टच हुए, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़िए पा, फा, बा, भा, मा। क्या पढ़ लिया आपने, बा भा पा फा बा भा मा, क्या टच हुआ आपका, दोनों ओंठ क्या हुए, टच हुए। तो दोनों ओंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो वो वर्ण कौन कौन से दोस्तों, पा फा बा भा मा, ठीक है। चलिए अब जो है उच्छिप्त व्यंजन और बाकी तो हमने आपको बता दिया है कि किस किस से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दांत और ओंठ, दांत और ओंठ से कौन सा व्यंजन बोला जाता है जिसमें दांत और ओंठ दोनों टच होता है, दंतोष्ठ कहते हैं। कि दंतोष्ठ से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, दंत्योष्ठ, ठीक है। दंत्योष्ठ से कौन कौन सा व्यंजन बोला जाता है, तो दंत्योष्ठ बोला जाता है वाह। देखिए वाह, वाह का आप जब पढ़ेंगे तो दांत और ओंठ दोनों आपस में चिपक जाएंगे, दांत और ओंठ क्या चिपकेंगे तब निकलेगा वाह, ठीक है। वाह कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, वाह, वाह पढ़िए, आपको क्या हो रहा है, दांत और ओंठ दोनों आपस में आके टच हो जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया दंतोष्ठ, ठीक है। स्वर यंत्रीय व्यंजन, स्वर यंत्रीय व्यंजन का मतलब होता है कंठ के भीतर, जो है गले से ही निकले। हा, हा में कोई चीज टच नहीं हो रहा है, वह कहां से, सिर्फ गले से निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वर यंत्रीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्रीय व्यंजन बोलते हैं। ये कहां से निकल रहा है दोस्तों, हा, सिर्फ गले से निकल रहा है, कहीं पर कोई अंग टच नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं कोई अंग टच नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हा हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम आपको बता दें, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है, ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये किस किस के जो है सहारे से बोला जाता है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन जो है जीभ को ऊपर उठाकर झटके से बोला जाता है। जैसे जीभ को ऊपर उठाते हैं झटके से बोलते हैं, ड़ा और ढा, तो देखिए जीभ क्या हो रहा है, लड़ रहा है आपके शरीर के अंदर, लेकिन ऊपर उठने के बाद बोला जा रहा है ड़ा और ढा, ठीक है। यहां पर जीभ ऊपर उठा तो हमने उत्क्षिप्त व्यंजन का उच्चारण किया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरह से यह भाग समझ में आ रहा होगा और हर एक चीजें इसकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है, हर एक चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आपको विराम चिन्हों के बारे में इसी में बता देते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह, इनका नाम क्या है, ठीक है, कौन कौन सा विराम चिन्ह है और इन विराम चिन्हों का नाम क्या है, ठीक है। मैं इस भाग में विराम चिन्हों के बारे में भी बता दे रहा हूं। चलिए दोस्तों आपको अब हम विराम चिन्ह के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पहला विराम चिन्ह आपको अल्प विराम के बारे में बताते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम, जब हम कहीं पर रुकते हैं और फिर वहां से हल्का सा आराम करके चलते हैं, यानी कि किसी जगह पर हम रुके, यहां अल्प लिखना था, अल्प विराम,
बस मतलब क्या है कि थोड़ा सा विश्राम किए और फिर चल दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पविराम। वो बिल्कुल इस तरह से लगता है जिसको हम इंग्लिश में कामा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कामा। दूसरा है अर्धविराम। दूसरा क्या है, अर्धविराम। मतलब कोई स्टोरी आधी खत्म हो गई, कोई कहानी आधी खत्म हो गई, वहां पर अर्धविराम का उपयोग करते हैं। तो कामा के ऊपर हम छोटा सा बिंदी लगा लेते हैं, कौन सा हो जाता है, मेरा अर्धविराम हो जाता है। ठीक है। तीसरा आपको बता दें, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब कोई वाक्य पूरी तरह से खत्म हो गया, वहां पर क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाता है। क्या लग जाए, पूर्ण विराम, यानी कि इंग्लिश में इसको इसी की तरह फुल स्टॉप लगाते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है। चलिए प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं दोस्तों तो क्या होता आता है, उसके सामने हम इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है। पांचवा आपको हम बता दें, आश्चर्य चिन्ह, जो कि विस्मादिबोधक वाक्यों में अधिकतर लगता है आश्चर्य का चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह विस्मादिबोधक वाक्यों में अधिकतर लगता है, यानी कि जब कहीं पर कोई चीज हम सरप्राइज मिल जाता है, सरप्राइज उसको हम कहते हैं सरप्राइज, तो सरप्राइज के पर हम क्या लगाते हैं, आश्चर्य का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए कहीं कहीं लिखा होता है बच्चे सावधान हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा, गाड़ी पर लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी पर लिखा होता है सावधान, क्या होता है, सावधान। और अगर इस तरह का चिन्ह नहीं लगा हुआ दोस्तों तो बिल्कुल गलत है। लिखा जाता है ना दोस्तों, सावधान बच्चे हैं, क्या लिख दिया गया, सावधान बच्चे हैं। तो आपको क्या लग रहा है पढ़ करके कि सावधान बच्चे, यानी कि बच्चे जो उसमें बैठे हो सावधान हैं, लेकिन यहां पर इस तरह का अगर चिन्ह लग गया तो यहां क्या हो जाएगा, सावधान बच्चे हैं। कहने का मतलब क्या है कि तुम सावधान हो जाओ, ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में कौन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। और अगर चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो सीधा हम पढ़ेंगे सावधान बच्चे हैं, यानी कि वहां पर वह वाक्य गलत हो जाएगा। वहां पर क्या लिख दिया गया कि सावधान बच्चे, यानी कि बच्चे सावधान बैठे, नहीं, यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, सावधान बच्चे हैं। यानी कंफर्म क्या हो गया कि इस गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे हैं, हमें कैसे चलना है, हमें सावधानी के साथ चलना है। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह चिन्ह आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। छठवां ध्यान दीजिएगा, छठा चिन्ह है, छठा चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। क्या है, जिसको हम संयोजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक बोलते हैं, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह दो वर्डों के बीच में अधिकतर लगता है, जबकि दो वर्ड निरंतर बोल दिए जाए। जैसे माता पिता बोला गया, माता पिता, भाई बहन, यानी कि ऐसे वर्ड जब आते हैं, ऐसे अक्षर, ऐसे शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए सातवां चिन्ह आपको हम बता देते हैं, अवतरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह इस प्रकार से और इस प्रकार से, जब कोई अक्षर, कोई शब्द खास, यानी कि खास दर्शाने के लिए लिखा जाता हो तो हम क्या कहते हैं, यह अवतरण चिन्ह है, यह अवतरण चिन्ह है। जैसे हम अगर बोल दें कि छा, तो अगर इसको इस तरह से लिख दिया गया इन्वर्टेड कामा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर लिख दिया गया, तो ये इस तरह से माना जाए कि यह विशेष अक्षर है। अगर विशेष किसी शब्द को, किसी अक्षर को या किसी बात को विशेष रूप से दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है। चलिए आठवां चिन्ह आपको हम बताते हैं, विवरण चिन्ह। क्या बताते हैं, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह अगर लग गया दोस्तों, ठीक बिल्कुल इस तरह से, तो ऐसा समझ में आता है कि अगर लिख दिया जाए, यहां पर देखिए संज्ञा, अधिकतर जब टीचर्स पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं तो लिखते हैं संज्ञा के बाद इस तरह से, यानी कि संज्ञा के बारे में ये क्या करेंगे, विवरण देंगे, इसके बारे में बताएंगे हमको, यानी कि अब इसके बारे में कुछ बताना है, इसलिए हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए हम नौवां चिन्ह आपको बता दे रहे हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या बता दें, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह सीधा ऐसे लगता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे लगता है, यानी कि इस वर्ड को, जो आगे आने वाला वर्ण है उसका उच्चारण कैसा होगा, दीर्घ होगा। ऐसे चिन्हों को हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, आप लिख लीजिए, इसको उठाइए कहां पे किताब और लिखना शुरू कर दीजिए। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, यानी कि अगर आप कहीं रुकेंगे, ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। ठीक है ना। विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ठहराव के लिए। किसके,
ठहराव। अब ठहराव कितना है, कम है, ज्यादा है, आधा है या अल्प है, आधा है, अल्प है, पूर्ण है, उसके बाद हम लगाते हैं उस तरह का विराम चिन्ह। ठीक है, देखिए कामता प्रसाद गुरुदेव ने क्या किया है, देखिए श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। अगर कहीं आपके पास उत्तर आ गया, प्रश्न आ गया कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, और किसने जो है इसको कहा, तो आप लिखेंगे कामता प्रसाद। क्या लिखेंगे, कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20 बताई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कई ऐसे चीज हैं जो कि चिन्हों के द्वारा दिखाए जाते हैं। हिंदी का सेंटेंस तब पूरा माना जाता है जब उसमें चिन्हें प्रतिपादित की जाती हैं, लगाई जाती हैं, तब ऐसे सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मुझे विश्वास है कि जितना मैंने पढ़ाया है आप बहुत ध्यान से इसका नोट्स बना रहे होंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, और बिल्कुल इस नोट के सहारे मुझे यकीन है कि आप बड़े आराम से वर्ण विचार के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को आप पूरी तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और विश्वास है मुझे, आपसे आशा है कि आप जिस तरह से अभी तक प्यार दे रहे हैं उसी तरह से हमें प्यार देते रहेंगे। और अब अगले वीडियो में हम रस, यानी कि बहुत जल्द ही रस का वीडियो डालेंगे, और उसमें पूरी तरह से रस को हम डिफाइन करेंगे, यानी कि पढ़ाएंगे, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से भी हम बताएंगे और उसको पूरी तरह से परिभाषित करके भी हम रस को बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों हम लेते हैं आपसे विदा, और इस वीडियो को देखिए, और यही हमारा है कि आप हमको अपना प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।